नमस्कार मित्रों, स्वागत अभिनंदन दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डीके पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी पीसीएस इतिहास का जो सिलेबस है प्री और मेंस में, उसको डिस्कस करते हैं। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सिलेबस के बारे में कहा जाता है कि यदि बच्चे को, परीक्षार्थी को सिलेबस की समझ हो गई तो 50% तैयारी ऐसे ही हो गई, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी, रणनीति आपकी बन गई कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आपको स्मार्ट और स्किलफुल स्टडी करनी है, इसलिए सिलेबस को आप समझें, जानें। इस क्रम में आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन हो या मेंस के क्वेश्चन हो, उसको भी देखना है। उससे आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप होगा कि किस ढंग से क्वेश्चन की डिमांड है। इन फ्यूचर इस डायमेंशन को छोड़ दिया है तो इस डायमेंशन में प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या मेंस में पूछे जा सकते हैं। इसलिए सिलेबस की समझ विकसित करो। और यही नहीं कि हिस्ट्री, सभी के समझ विकसित हो गई, आधी तैयारी आपकी हो गई। तो हम लोग सबसे पहले प्री का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आखिर प्री जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें क्या क्या चीजें हमको देखना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान दे रहा है। ठीक है। तो वैसे भी इतिहास में आपको प्राचीन काल यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकाल, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक काल को पढ़ना है आपको। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजी, तिथिक्रम, कालक्रम सेट हो जाए माइंड में। यानी ये कि यहां से प्राचीन काल, आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाना चाहिए। यहां से एंशिएंट शुरू हो रहा है और यहां से आधुनिक समाप्त हो रहा है। तो एक डेवलपमेंट, एक इवोल्यूशन क्रोनोलॉजिकली माइंड में सेट हो जाए। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट, मतलब आपके माइंड की जो वेबसाइट है, उस पर अगर आप www एंशिएंट हिस्ट्री डाले तो स्टोन एज से आपको राजपूत काल तक की सारी घटनाएं याद हो जानी चाहिए। इसी तरह से फिर सल्तनत कालीन और मुगल कालीन, फिर आधुनिक काल की, और मेंस में विश्व इतिहास की। तो सिलेबस की इस ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। सिलेबस आपने देखा, उसके अनुसार आपने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद प्री के क्वेश्चन आप हल कर लिए, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी सही है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। इसी तरह मेंस का सिलेबस आपने देखा, और देखने के बाद जो मेंस में लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको आपने देखा, आप कर ले रहे, इसका मतलब आपको समझ हो गई है, सिलेबस की चीजें जानकारी में आ गई हैं आपके। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो हम जो है प्रारंभिक परीक्षा में भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहासों का अध्ययन करेंगे, और इसको हम प्रारंभ करते हैं पाषाण काल से, जिसे हम इंग्लिश में स्टोन एज भी कहते हैं। इसे हम प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक काल भी कहते हैं। अच्छा, सिलेबस डिस्कशन में दो बातें हमें ध्यान रखनी, क्योंकि हम यूपीपीसीएस का डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें यूपी स्पेशल को भी ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के बीच उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में क्या घटनाएं घट रही हैं या क्या व्यवस्थागत परिवर्तन हो रहा है, उसे भी हमें समझना है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से भी आ जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है पाषाण काल को, स्टोन एज को, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि कैसे मानव गुफाओं में रह रहा है, कंदराओं में रह रहा है, इधर उधर भ्रमण कर रहा है, भोजन की तलाश में घूम रहा है, यायावरी जीवन है, घुमक्कड़ जीवन है उसका, यानी वो संघर्षमय जीवन है उसका। वो खाद्य संग्राहक है, आखेट की तलाश में मछली पकड़ रहा है, कहीं शिकार कर रहा है। इस ढंग से वो अपना जीवन जी रहा है। इस दौरान वो बाद में गुफाओं में भी आश्रय ले रहा, जैसे जैसे उसका विकास हो रहा है। गुफाओं में आश्रय के क्रम में देखिए कुछ मानवीय सृजनात्मकता के प्रमाण भी मिल रहे हैं। कि आप देखो कि भीमबेटका की गुफाओं में कैसे वो चित्रकारिता करता है, अन्य जो गुफाएं हैं उनमें किस तरह के वो चित्रण करता है।
तो इस तरह से हमें स्टोन एज के मानव लाइफ के सभी पहलुओं को देखना होगा कि किस तरह से उसका रहन सहन और खान पान है। तो स्टोन एज में एक चीज ये देखेंगे। दूसरी चीज, स्टोन एज में हम ये भी देखेंगे कि उनके उपकरण कैसे हैं। चॉपर है, चॉपिंग है, हस्त कुठारियां हैं, बेदारणी है, आरी है, पॉइंट्स है, बेधनी है, कैसे उपकरणों का विकास हो रहा है। तो उपकरणों का विकास, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ हमें एक चीज और देखनी है और वह है साइट्स। तो 3 बातें आपको दिमाग में रखना बच्चा। पहली चीज, हमें देखना है कि उनकी लाइफ क्या है, क्या खा रहे हैं, कहां रह रहे हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि सोहन घाटी से अगर सबसे पहले प्रमाण मिल रहे हैं, फिर नर्मदा घाटी से मिल रहे हैं, मद्रास संस्कृत के प्रमाण मिल रहे हैं, या मध्य गंगा घाटी के क्षेत्रों से मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत या दक्षिण भारत के जिन भी स्टेट से जो भी सामग्रियां मिल रही हैं, उनकी महत्वपूर्ण चीजें, हमको रिसर्च नहीं करना है, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें जो प्रासंगिक चीजें हैं उनको दिमाग में रखना है। टूल्स उनके आपके दिमाग में होने चाहिए, क्या खाते हैं वो दिमाग में होना चाहिए, और कहां रहते थे, कैसे रहते थे, ये 2 4 5 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहां से वो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। इस संदर्भ में यह भी देखिए कि मान लीजिए पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में तो उनका जीवन खाद्य संग्राहक का था, यानी घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरे जगह को खाद्य सुरक्षा के लिए भोजन की तलाश में भटकते थे। लेकिन तीसरा काल जब शुरू होता, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं, अब तो मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। अब वो उत्पादन करने लगा। कैसे? नवपाषाण काल में हम कृषि करने लगते हैं, यानी कृषि के प्रमाण हम देखें तो कृषि के प्रमाण को हम वैश्विक संदर्भ में भी देखेंगे। वैश्विक संदर्भ में सामान्यतः हम माना जाता है कि सबसे पहले मिस्र में खेती हुई लगभग 12,500 ईसा पूर्व के आसपास। फिर जेरूसलम से हमें प्रमाण मिलते हैं, जेरिको से मिलते हैं प्रमाण। भारतीय संदर्भ में पहले तो हम मेहरगढ़ को मानते थे, लेकिन अब उससे भी पुराना पुरास्तर लहुरा देव आ गया है जो कुशीनगर में है, तो लहुरा देव को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमें नवपाषाण काल के प्रमाण भारत में किन किन पुरास्थलों से मिले हैं, महत्वपूर्ण पुरास्थलों को भी दिमाग में रखना है कि मेहरगढ़ तो है ही है, कोलढीवा है, लहुरा देव है, बुर्ज-होम है, गुफ कराल है। इन पुरास्थलों को देखो आप, जम्मू कश्मीर में गुफ कराल, बुर्ज-होम वगैरह है। यहां से क्या मिली? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखो तो महदहा से, सराय नाहर से क्या चीजें मिली हैं हमें, उनको भी देखना है। तो इस तरह से हम पाषाण काल में इन चीजों को अब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ने कहा है क्या उपकरण थे, खान पान कैसा था, किन स्थलों से क्या मिले हैं, ये देख लीजिए। इसके बाहर कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस तरह से इनको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये पाषाण काल के बाद हम देखते हैं कि कैसे ताम्र पाषाणिक यानी धातुओं का इस्तेमाल करता है। धातुओं के इस्तेमाल के क्रम में भारत में किन किन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का जन्म होता है। जैसे राजस्थान के एरिया में आहार संस्कृति आती है। इसको जैसे अगर हम एक छोटे से मैप के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के एरिया में आहार संस्कृति, यहां जोरवे संस्कृति, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, फिर यहां एक दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में जो है आप देखिए कि एक अलग तरह की संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें आयस टीले वगैरह के मिलते हैं, भस्म टीले वगैरह के प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से हम इनको देखते हैं कि ताम्र पाषाणिक युग में कौन सी संस्कृतियां आई जो पाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ करती हैं। तो जोरवे संस्कृत में आप देखेंगे पत्थर के जो है घर बनाते थे। आहार संस्कृत में जोरवे में आप देखोगे इनाम गांव जैसी तमाम बस्तियां जहां बड़ी बड़ी जो है मतलब 100 150 कमरे बने हैं, इनको रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। तो ये भी दिमाग में आप रखो। तो ये सिलेबस में क्या क्या चीजें कहां से आ गई हैं इनको देखेंगे। मालवा संस्कृत में आप देखो कि मालवा में बहुत सारे पुरास्थल है, जो नौदा टोली है, एरण है, कायथा है। इन सब से क्या क्या चीजें मिली, किस तरह से मालवा के मृदभांड महत्वपूर्ण है, क्या उनकी खास बात है, उसको भी आप देखो। कैसी कृषि करते थे, कैसे ये लोग जो है तकली का इस्तेमाल करते थे। मालवा के लोग तकली का इस्तेमाल करते थे, यानी वस्त्र उद्योग भी अपने जो है स्कोप दिखा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें क्रोनोलॉजिकली चीजों को माइंड में सेट करना है।
फिर क्या देखना है बेटा कि कैसे ये ताम्र पाषाणिक गतिविधियों ने हमें एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन यानी नगरीय सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार करवा दी। उस क्रम में हम क्या देखेंगे, हम एक नगरीय सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जिसको हम जानते हैं उसको देखेंगे। उसकी प्रकृति क्या थी, उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलू को देखेंगे, कितना विस्तार हुआ है, उसका भौगोलिक विस्तार कितना हुआ है वो देखेंगे हम। साथ में उसकी प्रकृति में स्पेसिफिक जो सबसे खास बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें एक गौरव प्रदान करती है, वह उसका नगर नियोजन देखेंगे कि आखिर इसके नगर नियोजन में क्या ऐसी खास बात थी कि 18वीं शताब्दी में पेरिस और लंदन भी उसके सामने नहीं टिक सकते थे। तो इस नगर नियोजन की स्किल को देखो आप, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे कांस्य प्रौद्योगिकी में रहकर इन्होंने एक सुंदर नगरों का नियोजन प्रस्तुत किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया, ग्रिड पैटर्न एक तरह से देखो। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। तमाम वस्तुएं ऐसे मिलती हैं जो एक विकसित सभ्यता का निदर्शन प्रस्तुत करती हैं। तो इसको हम देखेंगे। लगभग 2000 के आसपास पुरास्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें जो अति महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, सिरकोटदा हो, धौलावीरा हो, चनहुंदड़ो हो, बनावली हो, इन सब महत्वपूर्ण पुरास्थलों से जो सामग्रियां मिली हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा किन किन देशों में कौन कौन से महत्वपूर्ण, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में व्याप्त है, तो वहां के जो पुरास्थल हैं, जो महत्वपूर्ण सामग्रियां हमको दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे। समझिए कि नहीं? तो प्रीलिम्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको डिफरेंशिएशन करना है और मेंस के एग्जाम में इंटीग्रेशन करना है, चीजों को जोड़ देना है, एक आंसर के फॉर्म में आ जाए। तो ये 2 शब्दों का भी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? फिर इस सभ्यता का पतन हो रहा है तो एक वैदिक संस्कृति आ रही, साहित्य सृजन हो रहा है, उसको भी हम समझे। वेद आ रहे हैं, 4 वेद हैं, वेदों की व्याख्या के लिए रचे गए ग्रंथ हैं जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। फिर आरण्यों में भी ग्रंथों का सृजन हुआ जिन्हें आरण्यक कहते हैं। फिर दार्शनिक चिंतन शुरू हुआ जिसे हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं। तो प्राचीन भारत में हमारा साहित्य सृजन हो रहा है, संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में कैसे स्थापित हो रही, फिर कैसे इनका जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलुओं में विकसित हो रहा है, कैसे कबायली जीवन एक राज्य की संरचना में एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में आ रहा है, धीरे धीरे जो है राज्य कैसे एक मजबूत राज्य के रूप में इमर्ज कर रहा है, लोगों का राजा क्षेत्र का राजा हो गया, फिर साम्राज्यवाद की संकल्पना आ गई, बड़ा क्षेत्र उनके प्रभाव में आ गया, चक्रवर्ती सम्राट के उदाहरण आ गई। 600 BC के आसपास हम देखते हैं कि मगध जैसा क्षेत्र जो आज का पटना और गया के आसपास का क्षेत्र है, उसका उत्कर्ष हो रहा है प्राचीन भारत में। उसी से साम्राज्यवाद की संकल्पना आ रही है। इसी संदर्भ में आप देखिए कैसे सभ्यता में धार्मिक चिंतन विकसित हो रहा है। वैदिक कालीन धार्मिक पद्धतियों में यज्ञ, विधि विधान, कर्मकांड, पशु बलि के विरोध में कैसे एक चिंतन की प्रक्रिया, नई संकल्पनाएं आ रही हैं, क्योंकि लौह प्रौद्योगिकी, नई तकनीकी आ रही है। तो इस तकनीक की समझ होनी चाहिए आपको। इसी का धार्मिक पहलू है, बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह आ रहे हैं। इस क्रम में फिर आप देखिए कैसे एक ऐतिहासिक साम्राज्य के रूप में नंदों ने साम्राज्य का सृजन किया। मौर्यों का गौरव देखिए, बड़ा परिक्षेत्र, कुशल प्रशासन, कौटिल्य पहला विचारक हमारा, जिसने बहुत सारी सीखें दी हमें जो आज भी रिलेवेंट है, उनको भी हम देखें। तो एक एक चीज को डिफरेंशिएट करके माइंड में रखो कि मौर्य काल आ गया तो मौर्य काल में गुरुजी ने कहा कि ये 3 प्रमुख सम्राट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनको प्रमुख रूप से पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? अशोक के अभिलेख पढ़ना है, मौर्य प्रशासन पढ़ना है, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण या विदेशी विवरण को देखना है। इस संदर्भ में इस कला के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, वास्तुकला के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, मूर्ति कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, उनको भी हम देखें। तो सभी पहलुओं को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर काल में देखिए जो छोटे छोटे राजवंश आते हैं, उनका भी इतिहास आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में तो कुछ भी पूछ सकता है, एक बार तो पूरा गो थ्रू होना आपको सिलेबस पूरा। इस क्रम में फिर आप सीधे आगे गुप्त काल तक पहुंचते हैं। फिर इधर दक्षिण में भी आप संगम, चोल, चालुक्य, पल्लव। चोल काल अपने आप में एक बहुत गौरवपूर्ण निदर्शन प्रस्तुत करता है, उनके इतिहास को भी आपको देखना है।
गुप्तों के बाद आप गुप्तोत्तर काल में, फिर राजपूत काल में आप देखिए हर्षवर्धन को भी देखेंगे और दो छोटी छोटी रियासतें उनको भी देखेंगे। गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में है, उसका एक विशेष अध्ययन करेंगे, उसके सम्राटों को देखेंगे। तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को भी हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के नेचर में जो अभी तक हमने देखा बेटा, ये 2-3 बातों को विशेष ध्यान में रखना। एक तो साहित्य से संबंधित, कला से संबंधित चीजें पूछी जा रही और संस्कृत से संबंधित चीजें पूछी जा रही। 3 पर आपको विशेष ध्यान रखना है, और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो है ही है। तो प्राचीन भारत में इन बातों को हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण दोनों के जो भी राज्य हैं उनको हम समझ लेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग मध्यकाल को देखेंगे, कैसे इस्लामिक आक्रमण होता है, इस्लामिक सत्ता कैसे भारत में स्थापित होती है, कैसे भारतीय जो हिंदू राजा थे उनकी आपसी फूट का रिजल्ट निकला कि सल्तनत की स्थापना होती है। विभिन्न वंश स्थापित होते हैं, चाहे वो गुलाम वंश जिनको हम आदि तुर्क वंश या सबसे उपयुक्त नाम ममलूक सुल्तान कहते हैं, फिर एक खिलजी वंश सरवहारा मुसलमान वर्ग की सत्ता कायम होती है, फिर तुगलक काल एक बड़ा काल है, बड़ा योग्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक, योग्यता होते हुए भी सफल नहीं है। यह सब पर्सनालिटी को आपको देखना है। फिरोज तुगलक जिसके काल को लोग कल्याणकारी राज्य के रूप में भी देखते हैं और धर्मांधता के रूप में भी देखते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। फिर कैसे सैयद वंश आता है, एक को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि सूचनात्मक प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। तारीखी मुबारक शाही में क्या है आप बताओ, तो ये किसने लिखा? तो इन बातों को आपको दिमाग में रखना है, फैक्ट्स को। महत्वपूर्ण जो उस काल के जो हिस्टोरियन है, सल्तनत काल पढ़ रहे हो तो अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा, ईसामी ने क्या लिखा, या रहेला में क्या लिखा इब्न बतूता ने, विदेशी विवरण है। इवन इसको तो अलबरूनी से ही शुरू कर दो आप पढ़ना। चाचनामा और पीछे चले जाओ, चाचनामा से अरबों की सिंध विजय से ही इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दो और पूरा मुगल काल तक पढ़ डालो। मुगल काल में जो महत्वपूर्ण बादशाह हुए, बादशाह खलीफा, क्या अंतर होता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझो आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप देखो। इस बार आपको मुगल राज्य पर कथन कारण का प्रश्न मिला है, तो राज्य का स्वरूप अगर आपको समझ में ही नहीं आया कि राज्य मूलतः सैनिक राज्य था, तो कथन कारण के प्रश्न कैसे हल करोगे आप? तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपको। मुगल राजवंश में बाबर आता है, फिर हुमायूं, अकबर कैसे रियल फाउंडर बनता है, कैसे उन संस्थाओं को इंट्रोड्यूस करता है जिस पर मुगल साम्राज्य टिका था, एक लंबे समय तक शासन किया, कैसे जहांगीर ने उसको कुछ सस्टेन करने की कोशिश की। शाहजहां का काल स्वर्ण काल के रूप में दर्ज हो गया, वास्तुकला के क्षेत्र में कैसे दर्ज हो गया। तो उस विकासात्मक प्रवृत्तियों को भी, पद्धतियों को भी आप देखेंगे। कैसे इस दौरान हम देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक प्रभाव में भक्ति आंदोलन आ जाता है। एक रहस्यवादी दृष्टिकोण से देखो इस्लाम को, तो एक सूफीवाद की संकल्पना सामने आती है। कैसे विभिन्न सिलसिले आते हैं, भक्ति और सूफी ने मिलकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच कैसे खाई को पाटने की कोशिश करी, कैसे लोक साहित्य का विकास हुआ, लोक भाषा का विकास हुआ, लोक मंगल की बात की गई, लोक कल्याण की बात की गई। दार्शनिकता का भी विकास हो रहा है भक्ति आंदोलन में। किस तरह से उन विचारधाराओं को आप समझो कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतावाद, शुद्धाद्वैत, इस तरह से संकल्पनाएं आ रही हैं। द्वैताद्वैत, कबीर को देखो आप, विशेष पर्सनालिटी। गुरु नानक को देखो, अन्य बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटियां, शंकरदेव को देखो, चैतन्य महाप्रभु को देखो, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम को देखो, नरसिंह मेहता को देखो, मीराबाई को देखो। इधर तुलसीदास की लंबी फहरिस्त है रचनाओं की, उसके डिटेल में नहीं जाके, लेकिन कम से कम रचनाएं जो महत्वपूर्ण है उनको तो आपको जानना ही होगा। तो बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटियां भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के, चिश्तियों को देखो, चिश्ती सिलसिले में मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया वगैरह को देखो, बाबा फरीद को, कट्टरपंथी सिलसिलों को भी देखो आप। तो इस तरह से फिर लास्ट में आप देखो मुगल बादशाह कैसे अपनी नीतियों से विपथित हो जाते हैं, यानी अकबर की नीतियां एक कंसोलिडेशन करती हैं, औरंगजेब की नीतियां उसको डिसइंटीग्रेट कर देती हैं और एम्पायर खत्म हो जाता है, एक वैक्यूम पैदा होता है, एक यूरोपीय शक्ति आके भर लेती है। तो इस तरह से इनको हम देखेंगे कि कैसे ये चीजें बढ़ रही हैं। और इस संदर्भ में आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है, यूरोपीय कंपनियां आती हैं, हमें जीत लेती हैं,
ठीक, क्यों जीत लेती हैं? क्योंकि हम भौतिक रूप से असंबद्ध थे, राजनीतिक रूप से असंयुक्त थे, सामाजिक रूप से असंपृक्त थे और प्रौद्योगिकी रूप में पिछड़े थे। ये 4 शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिए। इस संदर्भ में कैसे कंपनियां आती हैं, पुर्तगीज आते हैं, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, ये सब आते हैं। इनमें भी एक संघर्ष होता है और ये कोशिश ये करते हैं कि जो भी भारतीय रियासतें हैं इनको भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाओ। कर्नाटक से शुरू करते हैं, बंगाल पहुंचते हैं, बंगाल को आधार बना के पूरे भारत को जीत लेते हैं। इनकी स्ट्रेटजी समझो। पहले ये कोस्टल एरिया में ही आते हैं, इसको भी आपको समझने की जरूरत है बेटा। क्यों कोस्टल एरिया में? क्योंकि न सिर्फ यहां से ट्रेड कॉमर्स की वस्तुएं, गुड्स मिल रहे हैं, बल्कि इनकी नेवी पावर भी स्ट्रांग है। ये लैंड एरिया में बहुत बाद में जाते हैं, जब यहां बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि सी रूट से इनका ट्रेड कॉमर्स हो रहा है। तो इस स्ट्रेटजी को समझो इनकी, तो चाहे जैसा टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा आपको सब आ गया। इसलिए सिलेबस, ये आपके साथ जो सिलेबस डिस्कशन का प्रोग्राम है, ये सब बहुत इंटेलिजेंट कार्यक्रम है, क्योंकि इससे बिल्कुल जो नया बच्चा है, इंटेलिजेंट है, उसको वो पहली बार में क्लिक कर जाएगा। उसको सिलेबस की समझ हो गई, बेसिक बुक उठाएगा, लास्ट ईयर के प्री और मेंस के क्वेश्चन देखेगा, तैयारी करेगा, बैठेगा, टॉप कर जाएगा, पहली बार में डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि ये अंग्रेज हमारी संसाधन से हम ही को आपस में लड़ा के, हमारे ही सहयोग से हम ही को जीत ली, 200 साल तक शासन किए। ये इनके प्रोफेशनलिज्म ने, कैसे गुड लीडरशिप ने, कैसे इनकी जो है स्ट्रेटजी और जो है डिप्लोमेसी इनकी, कि इन्होंने न सिर्फ यूरोपीय शक्तियों को बाहर कर दिया, बल्कि भारतीयों में जो भी बड़ी शक्तियां थी उनको जमींदोज कर दिया, हमें गुलाम बना लिया। यानी युद्ध, सहायक संधि, ऋण भार, गोद निषेध सिद्धांत, कुशासन, ये सब आधार बना लिए और इसी के आधार पर सभी राज्यों को जीत लिए। जो सहायक संधि नहीं किया उसके ऊपर अटैक कर दो, जीत लो। इस तरह से इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उस स्ट्रेटजी को हम समझ ही नहीं पाए, और जब तक हम समझ पाते तब तक तो हम गुलाम बन चुके थे। समाज हमारा वैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद में विभाजित, तो कैसे लड़ेंगे हम? लेकिन शोषक एक ही था, ध्यान से समझे इस शब्द को, शोषक एक ही था, इसलिए हमारे समाज में जागृति आई। यही जागृति राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्फुटित हुई। लेकिन इसके पहले अगर आप देखो तो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया शुरू कर दिया था राजा राम मोहन राय ने। प्लासी, बक्सर और कर्नाटक के युद्ध से हम गुलाम बने, लेकिन इन्होंने जब अपना शासन इंट्रोड्यूस किया तो इनके शासन के बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना आ गई। हम सामाजिक धार्मिक सुधार शुरू कर दिए। इस क्रम में हम कुछ समझे तो एक जबरदस्त चांस भी लिए। कब? 1857 में। 1857 में हम चांस भी लिए और इनको हराने की कोशिश की, लेकिन हमारे नेतृत्व, कार्यक्रम, संगठन, आइडियोलॉजी इनसे कमजोर हर मामलों में, इनसे 15 हर मामलों में। तो हम कैसे जीतेंगे इनको? वो भी ऐसी शक्ति जिसके बारे में कहावत थी कि इसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। इस शब्द को समझो। सूर्य, जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, दिन है तो अमेरिका में रात है, तो इनका शासन यहां भी है वहां भी है। एक जगह अगर सूर्यास्त हो गया तो एक जगह सूर्योदय है। तो दिमाग से बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। तो इस तरह से आप देखो कि कैसे अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं की भाषा से, इन्हीं के साहित्य से, इन्हीं के विचारों से हम लोग भी, जैसे मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीयों ने विदेशी दासता की बेड़ियों को विदेशी हथौड़े से ही तोड़ दिया। तो एक हकीकत है, विदेशी हथौड़े से तो तोड़ा, लेकिन विदेशी हथौड़े से ही नहीं तोड़ा, इसमें भारतीयता भी थी, गांधी के दर्शन थे। तो मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप प्रीलिम्स से जोड़ के अलग मत करो, दृष्टिकोण बदल दो। डिफरेंशिएशन करना हमको प्रीलिम्स में, इंटीग्रेशन करना है मेंस में। यही है, शब्दों की बाजीगरी करनी है। लेकिन ये तभी होगा जब आपको सिलेबस की अच्छी समझ होगी। तो कैसे फिर देखिए, भारत में राष्ट्रवाद आता है, राष्ट्रवाद संगठित होता है,
आईएनसी बनती है। आईएनसी अपनी तमाम आइडियोलॉजी के फेजेज से गुजरती है। पहला चरण मॉडरेट यानी उदारवादी, हम संवैधानिक पद्धति से प्रार्थना, प्रस्ताव, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मोह भंग हो रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं, इंटरेस्ट का क्लैश है। बंगाल विभाजन करते हैं, एक नई आइडियोलॉजी आती है जिसे हम गर्मपंथी कहते हैं। विरोध शुरू हो गया, लेकिन ये विरोध हिंसक ही था। लेकिन बाद में ये हिंसक भी हो गया जब क्रांतिकारी विद्रोह शुरू हो गए। विनाश करो, निर्माण स्वतः हो जाए, वह निहिलिज्म की अवधारणा, जो रशियन निहिलिज्म की अवधारणा। तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे आइडियोलॉजी आ रही है, और हमारे समाज के विभिन्न वर्ग भी विद्रोह शुरू कर रहे हैं जो शोषित हैं। जैसे चाहे वो आदिवासी भाई, कृषक भाई हो, मजदूर भाई हो, इन सब के अंदर भी अपना हितबोध विकसित हो रहा है। कांग्रेस विभिन्न आइडियोलॉजी को लेते हुए आगे बढ़ती है। गांधी बाबा आते हैं 1920 में। आंदोलन जन आंदोलन, जनता का आंदोलन हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी की बहुत अच्छी लाइन शेयर करूंगा बेटा, पीपल इज सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का विषय है जनता, उद्देश्य नहीं, सब्जेक्ट है जनता। इसके पहले ये कोई नहीं समझता था। तो इस तरह से गांधी अपने असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से काम करते हैं। फिर कैसे इस दौरान तमाम घटनाएं वैश्विक स्तर पर घटती हैं, जैसे साम्यवादी क्रांति रसिया में हो जाती है, सामाजिक न्याय की अवधारणा सामने आती है, भारत में भी साम्यवाद आता है। फिर समाजवाद की अवधारणा साम्यवाद से थोड़ा सा कम, रेडिकल अप्रोच, अहिंसात्मक समाजवाद आता। लेकिन इस दौरान एक जो विडंबना है या ट्रेजेडी है या हमारा मिस्टेक कहेंगे कि हम शताब्दियों से रह रहे मुस्लिम समुदाय को विश्वास में नहीं ले पाए, या हम एक सेकुलर आंदोलन को नहीं बना पाए, और तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ ऐसे सांप्रदायिक हथकंडे अपना लिए जिन्होंने अंततः एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों का क्या था, जैसे जैसे राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी वैसे डिवाइड एंड रूल के डायमेंशन डेवलप कर रहे थे। पहले हिंदू मुस्लिम को, फिर उदारवादी अनुदारवादी को, फिर आर्य और द्रविड़ियन को, फिर दलित और ब्राह्मण या उच्च वर्ग और निम्न वर्ण का, इनको लड़ाओ आपस में। यही कारण है कि गांधी ने जन आंदोलन से राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। बट एक त्रासदी के साथ हमको स्वतंत्रता मिली, आजाद तो हुए हम। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक विकास की एक लंबी फहरिस्त हम देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 तक, लेकिन कभी भी ये इंडियंस को इतने अधिकार नहीं दिए कि वो विकास कर सकते थे। यही कारण है कि 1947 से जब आजाद हुए तो सुई भी बाहर से आती थी। विभाजन की त्रासदी, तमाम रियासतें जो थी, जो इनके लिए एक तरंगरोध का काम करती थी, उनको ये लेकर रखे थे ताकि कॉलोनियल रूल बना रहे। क्यों? क्योंकि भारत तो कच्चे माल का स्रोत है, बने बनाए माल की मंडी है। इसी की तरह इसको गुलाम रखो। बाद में लेबर लॉ के कारण ब्रिटेन में वस्तुएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वित्तीय पूंजीवाद के तहत यहां भी निवेश कर दिए। हर जगह सिर्फ अपना लाभ देखे, तो चाहे रेलवे हो या जहाजरानी हो, वेयर हाउसेज हो या प्लांटेशन हो, हर जगह इन्होंने अपना लाभ देखा। और इनका एक चीज कि हमेशा विदेशी चरित्र बना रहा, धन निकासी, धन हमारा बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन हो रहा था। इससे हम गरीब होते जा रहे थे और वो अमीर होते जा रहे थे। नहीं, आप सोचो कि 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध तक हम निर्यातक थे और फिर आयातक हो गए, तो क्योंकि हम गुलाम हो गए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इन बातों को भी देखेंगे। फिर हम स्वतंत्रता के बाद देखेंगे कि कैसे हमारे लौह पुरुष ने रियासतों का एकीकरण किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इन सब के द्वारा कैसे उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किए। हैदराबाद में कार्रवाई हुई, जूनागढ़ में कार्रवाई हुई, कश्मीर की कार्रवाई थोड़ी इनकम्प्लीट थी इसलिए उसको हम भुगत रहे हैं। तो इन सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए बेटा। जिन जिन को मैं बोल गया उनके पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों ने किया, वो सारे डायमेंशन, कृषि से, उद्योग धंधे से, व्यापार वाणिज्य से, इनमें राज्य की क्या भूमिका है, चारों डायमेंशन में आप पढ़ो।
तो इस पढ़ाई से प्री तो निकलेगा ही आपका, मेंस भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो इन सारी चीजों को मुझे अपनी उंगलियों पे रखना है, इसी तरह से देखना है। अब मेंस आ गया। मेंस में अगर आप देखो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है बेटा। मेंस का जो दृष्टिकोण है वो एनालिटिकल है, यानी विश्लेषणात्मक है। आप मान के चलो कि कुछ प्रश्न आपको 125 शब्दों में, कुछ 250 शब्दों में लिखने हैं। अब 125 का 10-5 शब्द का इधर उधर हो जाए तो कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई 302 का क्राइम कर दिया है, 10-5 शब्द बढ़ सकते हैं। इसलिए शब्दों को बहुत वो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर 125 है तो 125 में ही हो जाए, 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं। अब 125 को आप 150 में मत लिखो, 250 को आप 300 शब्दों में मत लिखो। इसको लिखोगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे। तो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी मेंस की क्या होनी चाहिए आपकी, कि हमें शब्दों पर लगाम रखनी है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में हमें पहली चीज शब्दों का उपयुक्त चयन करना होगा। शब्दों का उपयुक्त चयन करना होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये जब आप लगातार आंसर लिखेंगे, तब आंसर आप लिखेंगे कैसे, कैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन डिमांड ऑफ क्वेश्चन, फिर मेन डिमांड के सारे डायमेंशंस, सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, फिर आप आंसर को डेवलप कराएंगे रेशनली। कैसे इंट्रोडक्शन से आंसर निकल रहा है, कैसे, उदाहरण के लिए कैसे हम देखते हैं कि मधुमक्खी अपने अंदर से ले आके जाला बुनती है, यही आंसर की टेक्निक है। तो सारे पॉइंट्स को निकालेंगे। यद्यपि हम लोग इसकी बाकायदे प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत अच्छा आंसर लिखने लगते हैं बच्चे, बहुत अच्छा अंक स्कोर भी करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे आपको मुख्य परीक्षा में एक पक्ष है भाषा का, शब्दों के चयन का, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आपके अंदर वो चीजें आएंगी। यहां फिर आप देखोगे कि मूलतः हम दो दृष्टिकोण से इसको पढ़ेंगे। एक तो हम इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि कुछ चीजें बिल्कुल फैक्चुअल आती हैं, फैक्ट बेस्ड आती हैं, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल आइडियोलॉजिकल आती हैं। हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, तो हमको दोनों को दिमाग में रखना है। इज इट क्लियर? और दोनों को एक दूसरे से जोड़कर, फैक्ट से कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को फैक्ट से जोड़ के देखना है। यह प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। इसमें एक तो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और साथ साथ विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक और चीज जो पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं कला संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत में भारतीय संस्कृत का विकास कैसे हो रहा है, कैसे कंपोजिट कल्चर आ रही, इसको हम देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कला में हम देखेंगे कि स्थापत्य कला, वास्तुकला के अंतर्गत कैसे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को ही ले लेंगे हम, वहां से फिर मौर्य कला में आएंगे, फिर हम गंधार और मथुरा आर्ट में आएंगे। स्थापत्य कला, वास्तुकला के क्षेत्र में कैसे स्तूप का निर्माण हो रहा, महाविहार बन रहे, चैत्य बन रहे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे मंदिर निर्माण की शैली आती है। फिर आगे हम देखते हैं मस्जिद कैसे, मेहराब कैसे, गुंबद कैसे, कैसे पित्रा शैली आती है, कैसे विभिन्न पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, मीनारें कैसे बनती हैं, कैसे एक सुंदर नियोजन प्रस्तुत किया जाता है कला के माध्यम से। फिर आगे आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में कैसे कला में हम, जैसे गोथिक कला जो थी, जिसमें बड़ी बड़ी मोटी दीवारें होती थी, बड़ी खिड़कियां होती थी, उनसे कैसे हम मुक्त होकर के एक मॉडर्न आर्ट का डेवलपमेंट होता है यूरोप में, उसके इंपैक्ट को देखेंगे। आधुनिक भारत में हम देखेंगे कैसे जो है लुटियंस जोन, कैसे हमारे संसद भवनों का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ, इंडिया गेट बना, गेटवे ऑफ इंडिया बना, या बड़े बड़े जो निर्माण हुए, विक्टोरिया महल बने, इसमें कैसे किस ढंग की संस्कृति, किस ढंग की कला पद्धति का इस्तेमाल किया गया, ये हम देखेंगे। उसकी संरचनात्मक विशेषता को बताएंगे। वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस में लाएंगे अपने। मंदिर निर्माण की तीनों शैलियां, चाहे वो नागर शैली हो, द्राविड़ शैली हो, बेसर शैली हो, तीनों आप मुश्किल से 1 मिनट में तीनों बनाने की प्रैक्टिस कर लो, इतनी फास्ट हो। स्तूप, उल्टे कटोरे की आकृति उसकी बनाने की प्रैक्टिस करो आप, कैसे उल्टे कटोरा बन गया, ये अंड है, ये ऊपर हार्मिका है, फिर नीचे तो वेदिका है, फिर कैसे छत्र बना है, कैसे इसके क्या क्या पार्ट हैं, कैसे ये सूचना इतिहास की जानकारी देते हैं हमको। ये सब उंगलियों पे होना चाहिए बेटा, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं।
क्वेश्चन देंगे, क्या लिखे उसे रीचेक हो जाए, चेक होगा, फिर आप धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करना सीख जाएंगे, डिमांड ऑफ क्वेश्चन को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहां आपको देखना क्या है बेटा कि चूंकि बेसिकली अगर आप देखो तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये 1757 से 1947 तक को पूछ रहे हैं, यानी प्लासी भी मेंस में है आपके। प्लासी क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण को देखो। कैसे प्लासी के निर्णय पर कैसे बक्सर के निर्णय ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी कि हमने चांस लिया, सही है। फिर आगे देखिए कैसे बेलेजली सहायक संधि के माध्यम से जो भारतीय रियासतें थी उनको अपने प्रभाव में ले आ रहा है। घेरे की नीति, रिंग फेंस, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का जो विकास हो रहा है बेटा, उसमें कैसे घेरे की नीति के तहत घेर रहे हैं, फिर अधीनस्थ एकीकरण की नीति के तहत देख रहे हैं। सारी पॉलिसी को आपको समझना है। यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और इसको सारी चीजें उंगलियों पे आप रखो और ये प्रैक्टिस में जब आप आ जाओगे तो ये आ भी जाएगा आपको कि ये क्यों करते थे, इसके लाभ क्या थे। इज इट क्लियर? फिर आगे आप देखोगे कि कैसे हम डलहौजी के काल में कैसे उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ऋण भार के तहत, कुशासन के तहत, युद्ध के तहत ब्रिटिश साम्राज्य को 3.5 गुना बढ़ा दिया आने वाला समय में। मतलब आने वाला प्रश्न है ये, क्यों और कैसे डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया। ये एक नया प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो बताओ सारे हथकंडे उसके जो मैंने पॉइंट्स अभी बोल दिए, इनको पुट करने की जो है प्रैक्टिस करो। तो इन गवर्नर जनरल ने ये काम किए। फिर कैसे 180 शोषण से हम एक विद्रोह करते हैं, 1857 विद्रोह। इस विद्रोह में क्या कमियां रहेंगी, क्यों सफल नहीं हुए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से कैसे हम अपने समाज में एक जागृति, आधुनिकता ला रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर कैसे राष्ट्रवाद को ले आ रही हैं। राष्ट्रीय चेतना के समानांतर ही आप देखिए कि वर्गीय चेतना, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, किसान अपने हित के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है और उस समय के बुद्धिजीवी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसके इंटरेस्ट को व्यक्त कर रहे हैं। और मजदूरों का आंदोलन हो रहा, आदिवासी हमारे क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह, चाहे वो संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह हो या अन्य जो विद्रोह हो, उनको आप देखो। राष्ट्रवाद क्यों आया, राजनीतिक राष्ट्रवाद क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, इसकी हमें समझ होनी चाहिए। इनको हम देखें कि कैसे ये भारत में अभ्युदित हो रही, इमर्ज हो रही शक्तियां कैसे। फिर हमारा जो विकास हो रहा पश्चिम के विचारों से, प्रौद्योगिकी से, संचार तंत्र से, साहित्य से, विभिन्न क्रांतियों से वैचारिक रूप से हम इनरिच हो रहे हैं। हमारे महापुरुष आ रहे हैं, राजा राम मोहन राय से शुरू करिए, आगे बढ़िए आप, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, फिर 20वीं शताब्दी में आ गए गांधी आ गए, अंबेडकर आ गए, नेहरू आ गए, टैगोर आ गए, लोहिया आ गए, जयप्रकाश नारायण आ गए, अबुल कलाम आजाद आ गए। कैसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां आ रही हैं। कैसे गांधी ने सभी बिखरी शक्तियों को जन आंदोलन के तहत एकजुट कर लिया। सारी शक्तियां संगठन, नेतृत्व, कार्यक्रम के स्तर पर एकजुट नहीं है तो इनको एकजुट कर रहे हैं हर स्तर पर। क्या फिलॉसफी सत्याग्रह की लाया गांधी ने, कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे वर्गीय जो अंतर्विरोध था उसको वर्गीय सहयोग में बदल दिया, क्लास कोऑपरेशन की थ्योरी ला दिया। कैसे राष्ट्र के नाम पर लोगों को हितों से समझौता करना सिखा दिया, चूंकि हमें आजादी चाहिए थी। तो इस तरह से हमने काम किया। तो विभिन्न जो है आंदोलनों को भी आप देखोगे, असहयोग से क्या मिला, कैसे मिला, सविनय से क्या मिला, कैसे मिला, भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, कैसे विभाजन हो गया, कैसे हमारे देश में सांप्रदायिकता का जन्म हो रहा है, साम्यवादी समाजवादी शक्तियां कैसे आ रही हैं, कैसे आंदोलन को ये इनरिच कर रही हैं। आंदोलन पहले शहर में शुरू हुआ, फिर गांव तक कैसे पहुंच गया, दिल्ली से गांव के बीच संगठन कैसे आ गया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को समझो और राष्ट्र निर्माण का जो विजन आइडियोलॉजिकली उदारवादियों का क्या था, अनुदारवादियों का क्या था, क्रांतिकारियों का क्या था, गांधी का क्या था, साम्यवादियों का क्या था, समाजवादियों का क्या था, या पृथकतावादी मुस्लिम नेताओं का क्या था, इसकी एक समझ विकसित करो। इसके बियॉन्ड एक भी प्रश्न नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने शब्दों का चयन कर लिया है। फिर आप देखो आजादी मिल गई, आजादी के बाद आप देखो राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे जो है हमने काम किए, उसको भी हम देखेंगे।
इस क्रम में ये देखिए, एकीकरण और पुनर्गठन 1965 यानी नेहरू युग तक, कैसे नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, आईआईटी को खोला और बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित किया, कुशल विदेश नीति का निर्माण किया। इस संदर्भ में उन्होंने शैक्षणिक नीतियां, जो उनकी नई औद्योगिक नीति जो उन्होंने शुरू की, कैसे संगठन, कांग्रेस संगठन को या लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया, तो इन सबको भी हम देखेंगे इस संदर्भ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने विभिन्न रियासतों को एकीकृत किया अपने चातुर्य से, भारतीय बिस्मार्क के रूप में, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखो इस क्रम में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन, अब आपको ध्यान कैसे, एक तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा इवेंट्स यानी घटना बेस्ड क्वेश्चन, और एक तीसरा सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन। तीन ही डायमेंशन है, पर्सनालिटी बेस्ड, इवेंट्स बेस्ड और सिस्टम बेस्ड, यानी व्यक्ति, घटना और व्यवस्था। तीन डायमेंशन आपके दिमाग में होने चाहिए कि सर ने कहा था घटना देखो, व्यक्ति देखो, व्यवस्था देखो। व्यक्ति की लिस्ट लिमिटेड है, समझ में आएगी, घटनाएं फिक्स हैं, समझ में आएगी, सिस्टम में इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कैसे ये घटनाओं को जन्म दे रही हैं। ध्यान रखो, व्यवस्था से घटना भी और व्यक्ति भी निकल रहा है, और यही व्यक्ति व्यवस्था को बदल रहा है, यही घटना व्यवस्था को बदल रही है। तो इनके इंटीग्रेशन होने चाहिए आपके दिमाग में, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ो, यही जोड़ना यानी लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। समाज को अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था को राजनीति से, राजनीति को धर्म से, और इन सबको प्रौद्योगिकी से, सारा मिला के जीवन के रूप में आए। ये जोड़ना सीख गए, उसी दिन आप समझ जाओ कि मैं अब एसडीएम बनने लायक, डीएम बनने लायक, आईपीएस बनने लायक, डिप्टी एसपी बनने लायक बन गया। ये जोड़ना आपको सीखना है। इज इट क्लियर? तो आधुनिक भारत में इन सारी चीजों को हमें देखना है, विशेष रूप से देखना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में विश्व इतिहास को भी शामिल कर दिया गया है, तो विश्व इतिहास को भी आप देखें। वैसे भी आपको बता दें कि जो भारत, आधुनिक भारत आप पढ़ते हो, आधुनिक भारत आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप विश्व इतिहास को समझोगे, क्योंकि आधुनिक भारत विश्व इतिहास की घटना का ही तो परिणाम है। कैसे? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का ही तो शिकार हुए हैं ना हम। और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आया कहां से? यूरोप से। क्यों आया, कैसे आया, कितना आया, इसको हम समझेंगे इस क्रम में। जैसे यहां तो 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य तक की बात है, लेकिन अब आप करोगे इस 18वीं शताब्दी को समझने के लिए आपको 17वीं शताब्दी भी, और 17वीं शताब्दी को समझने के लिए मेरा मानना है कि आपको 14वीं से 17वीं शताब्दी का भी बोध होना चाहिए, क्योंकि 14वीं से 17वीं के बीच जो कुछ बीज वपन हुआ वही इसके रूप में आ रहा है। तो ये आपको समझ हो जानी चाहिए कि आप कैसे चीजों को इंटर रिलेट करोगे। फ्रांसीसी क्रांति एक दिन में थोड़ी हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के लिए रूसो विचार रखता है, रूसो ऐसे विचार थोड़ी रखता है। लॉक आता है, आपस आते हैं। ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि ये सब बिल ऑफ राइट्स की उपज है। उससे पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट से जन भागीदारी बढ़ती है सत्ता में, और भागीदारी बढ़ने से अधिकार बोध होता है। अधिकार के विभिन्न आयाम हैं, इन्हीं आयामों की अभिव्यक्ति हो रही है अलग अलग मूल्यों के साथ। कोई समानता के मूल्य की बात कर रहा है तो साम्यवादी क्रांति कर दे रहा है, और कोई स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो उदारवादी क्रांति कर दे रहा है। तो ये आइडियोलॉजिकली चीजों को समझना होगा आपको बेटा विश्व इतिहास में। और विश्व इतिहास में भी क्लियर कर दूं कि विश्व इतिहास में नंबर आपको 80% 90% तक मिल जाएंगे। मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन में आप 12-13 नंबर पा सकते हो। एक और खास बात, पाने को तो एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न में भी पा जाओगे, प्रैक्टिस करोगे आप तो। इसको ऐसे नहीं देख सकते कि नहीं हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। अब देखो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्यों क्रांति हो गई, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों को हम समझेंगे। वैचारिकता का विकास कैसे हो रहा, कैसे रूसो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अधिकार बोध करवाता है।
नेपोलियन कहता है कि रूस न होता तो फ्रांस में क्रांति न होती, और फ्रांस में क्रांति न होती तो क्रांति पुत्र के रूप में नेपोलियन न होता। नेपोलियन न होता तो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति का यूरोपीयकरण न होता, और यूरोपीयकरण न होता तो यूरोप में लोकतंत्र इमर्ज न करता, और लोकतंत्र न इमर्ज करता तो आज ये जो व्यवस्था है न होती। तो चीजों को समझो। इस क्रम में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है, प्राचीन काल से आप सुनते चले आ रहे हो। जब जनसंख्या बढ़ेगी, डिमांड प्रौद्योगिकी से नहीं हो रहा, तो निश्चित है कि इनोवेशन, इन्वेंशन होंगे, उसी का परिणाम औद्योगिक क्रांति। क्या है? हथकरघा की जगह मशीन से उत्पादन करना। क्यों? क्योंकि हथकरघे की लिमिटेशन है, मशीन तो थकती ही नहीं है। मशीन में औद्योगिक क्रांति के बारे में 2 लाइन बहुत बढ़िया। औद्योगिक क्रांति जो है वो क्या है? अर्थव्यवस्था की पद्धति, प्रकृति, मैकेनिज्म में परिवर्तन है। हथकरघे के स्थान पर मशीन से उत्पादन हो रहा है, घरेलू आपूर्ति की जगह एक वैश्विक आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, उद्योग नाम ही है। अब इसमें क्या खास हो रही बात? औद्योगिक उत्पादन में ज्यादा, जल्दी, सस्ता, अच्छा, ये चारों खास बात है, इसीलिए तेजी से फैला। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, एक देश की लिमिटेशन है। बाजार चाहिए, एक देश की लिमिटेशन है। इसने क्या जन्म दे दिया? उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया। लोगों को जीतो, उनके संसाधनों को जीतो, उनको बाजार के रूप में विकसित करो, तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आ गया। जब सब दौड़ेंगे तो सबके हित टकराएंगे, जब सबके हित टकराए तो युद्ध हुआ। क्या है ये जो विश्व युद्ध हो रहे हैं? ये सब विश्व युद्ध के मूल में यही सब विकास है। इंटरेस्ट जो है उसका जो क्या कहते हैं, अंतर्विरोध, कॉन्फ्लिक्ट, यही तो विश्व युद्ध को जन्म दे रहे हैं। विश्व युद्ध लड़े हम, बहुत सारे राष्ट्र की सीमाएं बदल गई, कुछ के अस्तित्व मिट गए। बड़े बड़े राष्ट्रों ने वही बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने की कोशिश की। और यही नहीं, आप देखो कि इस दौरान अपनी अपनी विचारधारा को लेकर कह रहा कोई नहीं, साम्यवाद सबसे अच्छा है, पूंजीवाद सबसे अच्छा है, समाजवाद अच्छा है, नाजीवाद राष्ट्रहित में, फांसीवाद राष्ट्रहित में। इटली का बदला कैसे लेंगे? फांसीवाद आएगा तब। जर्मनी बदला कैसे लेगा? जब नाजीवाद आएगा तब। असली न्याय कब होगा? जब साम्यवाद आएगा। नहीं, साम्यवाद है तो बहुत ज्यादा हिंसा को, तो समाजवाद लाओ। कहता नहीं, इस सब में कोई नहीं, हम व्यक्ति स्वतंत्रता को जन्म देंगे, स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है, तो उदारवाद आ गया। तो हर आइडियोलॉजी अपने को वैसे ही सही मानती है जैसे स्यादवादी कहते हैं कि अंधे हाथी को। तो हमें चक्षु ज्ञान की जरूरत है। तो इस तरह से हम इनको देखेंगे, वैचारिकता के विकास को देखेंगे। इन सबको पढ़ने से आपको हिस्ट्री ही नहीं बेटा, इनसे आपको जो और फायदा है वो ये कि पॉलिटी के क्वेश्चन को भी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को भी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्वेश्चन को भी बहुत आप इजीली हल करोगे। हिस्ट्री तो मदर ऑफ ह्यूमैनिटीज है। हिस्ट्री की अगर आपको समझ हो गई तो आप जानते हैं हर विषय में अपनी कुछ न कुछ दखलंदाजी बढ़ा देंगे। तो ये सिलेबस की समझ का आउटपुट है। एक बार सिलेबस की समझ में कि अरे ये समझ में तो ये चीजें तो पॉइंट आउट कर दिया है कमीशन ने, लेकिन इसमें हमें समझना क्या है? तो वो जो हमने पॉइंट्स बताए आपको कि इस रूप में समझना है। जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे इनको 2-3 बार इसको देखिएगा कि गुरुजी ने कहा है कि मूल्यबोध को हम देखेंगे तब आइडियोलॉजिकल समझ आएगी। आइडियोलॉजी का ही तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इन्हीं से घटनाएं घट रही हैं। वैचारिकता से घटनाएं, घटनाओं से युद्ध, युद्ध से विनाश और विनाश से फिर सीख, यही चल रहा है इतिहास में, यही तो हो रहा है ना। तो इन्हीं को कनेक्ट करना हमें एक दूसरे के साथ। और नेचर ऑफ क्वेश्चन को आप देखेंगे कि आखिर हिटलर ना होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता, या फांसीवाद में इटली अपना भविष्य देख रही है, या रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो क्रांति ना होती। तो एक दूसरे से रिलेट करो ना, चीजों को रिलेट करना सीखो इसको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि
इस सिलेबस में हमें प्री और मेंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है और उन्हीं के अनुसार आपको स्टडी भी करनी है। इसको चेक करो, रीचेक करो। कैसे? प्री के क्वेश्चन को देखो, मेंस के क्वेश्चन को देखो। प्री के क्वेश्चन के संदर्भ में आपको बता दूं कि जैसे मैं अभी 2021 के पेपर को आपके सामने पेश किया है, उसको आप देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, और इस क्रम में अगले प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन, यानी 2022 में जब आप एग्जाम दोगे उसके पहले यूपी पीसीएस के ज्यादातर पेपरों को हल कर देंगे, तो कुछ क्या, मुझको लगता है 60% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, पेपर सॉल्व करने से मिल जाएंगे। इसी तरह मेंस की भी स्ट्रेटजी एक बनेगी, उसमें आपको आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा, और ईमानदारी से साधना करोगे तो पहले ही बार में सेलेक्ट हो जाओगे। तो इस तरह से बच्चों सिलेबस को देखो, समझो, और मेरी शुभकामनाएं, आप अपने गोल को अचीव करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।